1 डिवाइडेड बाय 200, 1 डिवाइडेड बाय 200, क्योंकि यहाँ रुपीस रह जाएगा और यहाँ डॉलर्स में आंसर आ जाएगा डॉलर पर रुपीस। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्या लिखा है, डॉलर पर रुपीस। तो यहाँ पर मुझे रुपीस अगर कैलकुलेट करना है तो आंसर में क्या होगा, डॉलर पर, यहाँ वाले रुपीस, यहाँ डॉलर, और यहाँ क्या आ जाएगा 200। आंसर निकाले क्या बना, 0.02। मीन्स कि अगर 1 रुपए होगा तो वो डॉलर 0.005 के होगा। अच्छा, अगर अब पाकिस्तानी पैसे की वैल्यू को बढ़ाया जाए, अब मैं कहूंगा अगर 1 रुपए आज बराबर है 0.005 के, फिर हो गया 0.004 के, फिर हो गया 0.003 के, फिर 0.002 के, फिर 0.001 के, तो ये पैसे की वैल्यू डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज, एप्रिसिएशन हो रही है या डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन। मींस अगर आप देखेंगे पहले पाकिस्तानी रुपीस 0.005 की इक्वल था, तो मींस के पैसे की वैल्यू क्या थी, 0.005। अब अगर मैं 0.004 करूं कि भाई ये 0.004 के है, तो बताएं कि पैसे की वैल्यू बढ़ी है या कम। आप कहते हैं कि कम होती हो सकता है कि ये 1 = 1 हो जाए, कि 1 डॉलर 1 रुपीस के बराबर हो। जब 1 डॉलर 1 रुपीस के बराबर होगा तो इसका मतलब है कि पैसे की वैल्यू बहुत एप्रिशिएट होगी, बहुत बढ़ गई है। क्योंकि जब आपकी कंट्री में 1 डॉलर 250 से 300 पे जाए तो मतलब हमारे करेंसी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और अगर बढ़ेगी तो अगर हमारे वहां पर ये देखा जाए बल्कि पैसे कि आ जाए 200 पे, या 150 पे, या 170 पे, या 150 पे, तो मींस पाकिस्तानी पैसे की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अगर बढ़ रही होगी तो मैं कहता हूं कि लेट सपोज अगर अगला सिनेरियो ये हो कि रुपीस 150 के बराबर है, तो डॉलर क्या होगा, डॉलर के बराबर करेंगे तो क्या बनेगा आंसर, 0.006। अब देखिए, अब 0.006 से अब बात क्लियर हुई है कि अगर देखिए 1 डॉलर बराबर आके 150 के, तो पैसे की वैल्यू तो अब बढ़ी है ना, 0.006, फिर 7, 8, 9, जैसे 10 आएगा तो बन जाएगा 0.01, जैसे 10 आएगा तो क्या बन जाएगा 0.01। तो जैसे जैसे हम यहाँ से ऊपर जाते जाएंगे, जैसे ये 0.005 है तो यहाँ क्या होगा 0.006, यहाँ क्या होगा 0.007, फिर 0.008, फिर 0.009 और फिर हो जाएगा 0.01। अब देखेंगे ये पैसे की वैल्यू एप्रिशिएट हुई है नहीं। और अगर नीचे यहाँ से नीचे आते जाएंगे तो यहाँ पर 0.004, क्योंकि मैंने यहाँ भी एक छोड़ दिया था तो अभी यहाँ भी एक छोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.003, 0.009, 0.001 और 0.0001। मीन और मजीद पैसे की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, या बल्कि यहाँ 9 आएगा 0.000938। अब नीचे आते जा रहे हैं तो पैसे की वैल्यू क्या हो रही है, कम। अब वो कहते हैं कि जैसे जैसे हम इक्विलिब्रियम से अबव की तरफ जाएंगे तो वहां पर जो लोकल करेंसी है उसके अंदर क्या आना शुरू हो जाएगी, एप्रिसिएशन, पैसे की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते जाएंगे पैसे की वैल्यू क्या होना शुरू हो जाएगी, कम, डेप्रिसिएशन। अब अगर लोकल करेंसी में डेप्रिसिएशन आए तो मींस के फिर यहां पर एक्सपोर्ट ज्यादा होगी, इंपोर्ट कम होगी। ऐसे होगा ही नहीं। अगर लोकल करेंसी के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमने कहा था कि पाकिस्तानी पैसे को डी वैल्यू कर दो,
जब पाकिस्तान के पैसे को डी वैल्यू किया जाएगा, मींस उसकी वैल्यू को कम किया जाएगा, उसको डेप्रिशिएट किया जाएगा, तो वहां पर इंपोर्ट ज्यादा होगी या एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट ज्यादा होगी। तो इस सिनेरियो में अगर हम बात करें तो यहां पर क्या होगी? एक्सपोर्ट ग्रेटर होगी या इंपोर्ट? पाकिस्तानी पैसे की वैल्यू आपने डिक्रीज कर दी, और जब आप पाकिस्तानी पैसे की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, एप्रिशिएट हो जाएगी लोकल करेंसी में, तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त इंपोर्ट ज्यादा होगी और एक्सपोर्ट कम होगी। अब ये दो सिनेरियोज बन गए। अब अगर हम बात करें सप्लाई ऑफ रुपीस और डिमांड ऑफ रुपीस में, अच्छा इसके अकॉर्डिंग भी अगर मैं ये रिलेशन इनके अकॉर्डिंग भी लिखता, यही वाले रिलेशंस जो मैंने यहां लिखे, अब अगर मैं इसे मार्केट इक्विलिब्रियम से समझाऊं, तो मार्केट इक्विलिब्रियम में हमने एक सिनेरियो पढ़ा था बिलो द इक्विलिब्रियम और एक पढ़ा था अबव द इक्विलिब्रियम। अगर बिलो द इक्विलिब्रियम देखेंगे तो बिलो द इक्विलिब्रियम मैं कहता हूं यहां पर कोई करेंसी पड़ी हुई है, यहां पर कोई करेंसी पड़ी है, इस पे ये सप्लाई ऑफ रुपीस है और ये डिमांड ऑफ रुपीस है। ये सप्लाई ऑफ रुपीस है इतनी, और ये डिमांड ऑफ रुपीस है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो डिमांड क्या है? ज्यादा, और सप्लाई क्या है? और डिमांड किसकी ज्यादा है? रुपीस की। सप्लाई किसकी कम है? रुपीस की। तो मींस के पाकिस्तानी रुपीस कंट्री से बाहर क्या जा रहा है? कम। कंट्री से बाहर कम जा रहा है, जबकि डिमांड ऑफ रुपीस, उसकी डिमांड क्या है? ज्यादा है। उसकी डिमांड इस रेट पे क्या है? ज्यादा है। तो मींस पाकिस्तानी पैसे की डिमांड ज्यादा क्यों की जा रही है? क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो पाकिस्तानी रुपीस या पाकिस्तानी प्रोडक्ट बेचेंगे तो वो रुपीस में बेचेंगे या डॉलर्स में? रुपीस में। कीमत रुपीस के अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि हम अपनी प्रोडक्ट रुपीस में बेचेंगे। वो कहते हैं चलो रुपीस हमारे पास कैसे हैं? हम कहेंगे आप कन्वर्ट करवाएं, आप अपने डॉलर हमें दें, हम उसके इक्वल रेट रख के आपको पाकिस्तानी रुपीस देंगे, फिर आप पाकिस्तानी रुपीस से वो प्रोडक्ट खरीदेंगे। क्यों? एक्सपोर्ट ज्यादा करना है। सिर्फ मेन रीजन ये होती है ताकि पाकिस्तानी पैसे को कन्वर्ट करवाएं, अपनी करेंसी हमें दें, डॉलर्स हमारे पास आए, पैसा उनके पास जाए और फिर वो चीज खरीदें। डिमांड फॉर रुपीस उस वक्त बनेगी जब आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा होगी। एक्सपोर्ट ज्यादा होगी तो हम कहेंगे भाई मैंने तो रुपीस में बेचनी, तो रुपीस के लिए उनको डॉलर देने पड़ेंगे और रुपीस लेने पड़ेंगे, और जब वो रुपीस लेंगे तो रुपीस की डिमांड बढ़ेगी ना। तो डिमांड ऑफ रुपीस अगर बढ़ रही है, इट्स मींस कि यहां पर क्या हो रही है? एक्सपोर्ट बढ़ रही है। अगर डिमांड ऑफ रुपीस बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी? एक्सपोर्ट। और अगर सप्लाई ऑफ रुपीस बढ़ेगी तो फिर क्या बढ़ेगी? इंपोर्ट। ये की पॉइंट्स आप इसके मेंशन कर देंगे। अब इसके बाद ये तो हमने देख लिया कि अगर डिमांड ये है ज्यादा तो फिर ये डिमांड इस वक्त क्या हो रही है? ज्यादा। अगर डिमांड ऑफ रुपीस ज्यादा है तो मींस के जो बाहर वाले हैं वो पहले अपने डॉलर्स हमें सबमिट करवाएंगे, जब डॉलर सबमिट करवाएंगे पाकिस्तानी रुपीस हमसे लेंगे, फिर हमसे चीजें खरीदेंगे। तो ये अगर डिमांड ज्यादा होगी तो ये चीज रखिएगा कि डिमांड यहाँ पर रिप्रेजेंट किसको कर रही है? एक्सपोर्ट। सप्लाई किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इंपोर्ट। डिमांड ग्रेटर है किससे? सप्लाई से। तो डिमांड रिप्रेजेंट करती है एक्सपोर्ट को, तो एक्सपोर्ट ग्रेटर होगी किससे? इंपोर्ट से। तो यही चीज मैंने पहले भी बताई है, लेकिन पहले मैंने सिर्फ ओरली कॉन्सेप्ट बताया कि अगर पाकिस्तानी पैसे की वैल्यू को कम करें तो वैल्यू को कम करने से वो प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी? वर्थ बाहर के ममालिक में कम हो जाएगी, तो वो इधर से खरीदने के लिए आएंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी और इंपोर्ट क्या रह जाएगी? कम। लेकिन अगर इसे हम कॉन्सेप्चुअली देखें
तो कंसेप्चुअली यही है कि अगर आप इसे मार्केट इक्विलिब्रियम की तरह देखें तो इसमें डिमांड और सप्लाई के कर्व से हमने देखा तो क्या होगी, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो जब वो डिमांड ऑफ रुपीस है तो इसे एक्सपोर्ट से हमने रिप्रेजेंट कर दिया और सप्लाई ऑफ रुपीस है तो इसे इंपोर्ट से हमने जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया। तो डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई है तो यहाँ एक्सपोर्ट ग्रेटर देन। इसके बाद अगर हम अबव द इक्विलिब्रियम जाते हैं तो यहां पर सप्लाई ऑफ रुपीस क्या है, ज्यादा, और डिमांड ऑफ रुपीस क्या है, कम। तो जो ये फेस क्रिएट हुआ है यहां पर, अगर हम डिमांड की बात करेंगे तो डिमांड ऑफ रुपीस कम है, किससे, सप्लाई ऑफ रुपीस। मींस कि आपको पाकिस्तानी पैसा उसकी सप्लाई ज्यादा हो रही है। जब सप्लाई ज्यादा हो रही है तो इट्स मींस कि आप वो पैसा देके कोई डॉलर या पाउंड ये कन्वर्ट करवा रहे होंगे तो आपकी कंट्री से आपकी करेंसी जो है वो जा रही है। वो जा क्यों रही है, क्योंकि आप करेंसी कन्वर्ट करवा रहे हैं। कन्वर्ट क्यों करवा रहे हैं, आपने उस करेंसी की उस प्रोडक्ट को मार्केट से, उनकी मार्केट से जाके परचेज कर रहे हैं। इट्स मींस कि आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपकी इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। तो ये वाला सिनेरियो बनेगा। अब ये ओवरऑल डायग्राम जो भी है वो सब कुछ यहाँ आपको नीचे जो है वो लिखी हुई नजर आ जाएगी। एप्रिसिएशन में क्या होगा, डेप्रिसिएशन में क्या होगा, तो यही चीज है कि एप्रिसिएशन में जो आपके पास इंपोर्ट है वो सस्ती हो जाएगी और एक्सपोर्ट जो है वो महंगी हो जाएगी, क्योंकि डिमांड ऑफ रुपीस जो है वो कम हो गई और डिमांड ऑफ सप्लाई ऑफ रुपीस वो ज्यादा हो गई है। इसी तरह जब डेप्रिसिएशन की बात करेंगे तो डेप्रिसिएशन में जो आपकी इंपोर्ट होगी वो महंगी हो जाएगी और जो आपकी एक्सपोर्ट होगी वो क्या हो जाएगी, सस्ती होगी। तो जब एक्सपोर्ट सस्ती होगी तो लोग एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे। इसके बाद आता है टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसमें फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग दो सिस्टम है। इनमें से एमसीक्यूज बनाया जा सकता है। ये पॉइंट एडवांटेजेस की कोई दो दे देगा और कहेगा कि इनमें से सेलेक्ट करें कौन से दो इनसे दे देंगे। US a government can follow two types of exchange rate policy, एक है फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम और एक है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब अगर फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग की बात करेंगे तो वो कहते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज द रेट सेट बाय द फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द करंट of the currency in the foreign exchange market। मींस के अगर हम फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग की बात करें कि जो फ्लेक्सिबल है ये जो तैरती रहेगी, फ्लोटिंग करती रहेगी, वो एक्सचेंज रेट उसमें किसी किस्म का गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं है। वो सिर्फ मार्केट फोर्सेस वाले यानी कि डिमांड और सप्लाई वाले बायर और सेलर्स आपस में क्या सेट कर रहे हैं कि वो एक रेट एक्सचेंज रेट सेट कर रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट का कोई भी किसी किस्म का कंट्रोल नहीं है। ऐसे एक्सचेंज रेट को आप फ्लोटिंग या जो है वो कहेंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहेंगे। अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो वो कहते हैं कि फायदा ये है कि गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट को कंसंट्रेट करना चाहिए अपने इंटरनल मामलात पे, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन वगैरह आता है कि एक्सचेंज रेट का हम कंट्रोल कर रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो अंदरूनी मामलात है वो उनको देखे, बाकी हम अपना खुद ही कवर कर लेंगे। गवर्नमेंट डू नॉट हैव टू स्पेंड और इवन होल्ड फॉरेन करेंसी रिजर्व, तो फिर गवर्नमेंट को इसके लिए कोई रिजर्व भी नहीं रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये सब कुछ कंट्रोल ही एक्सचेंज रेट खुद करे, तो इसके लिए गवर्नमेंट को कोई भी रिजर्व के तौर पर नहीं रखना पड़ेगा। ये भी फायदा है। और डेफिसिट और सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑटोमेटिकली करेक्टेड, क्योंकि जब होंगी मार्केट फोर्सेस तो मार्केट फोर्सेस करेंगे ही वो जहां पर उनको सूट करेगा, जहां दोनों होंगे इक्विलिब्रियम में, तो यहाँ पर वो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा। आपको सरप्लस डेफिसिट सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गवर्नमेंट को कोई इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गवर्नमेंट अपने मामला देखे और गवर्नमेंट को उसके लिए कोई भी रिजर्व रखना नहीं पड़ेगा। ये इसके फायदे हैं। इसी तरह अगर हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बात करें तो वो कहते हैं कि ये सेट किया जाता है पार्शियली अगेंस्ट वन और मोर फॉरेन करेंसीज, यानी कि ये एक से ज्यादा करेंसीज के दरमियान जो है वो मिलके सेट किया जाता है रेट, और इस रेट में गवर्नमेंट एग्री करता
देता है कि बाय और सेल एट दिस रेट टू स्टॉप फ्लक्चुएशन, और गवर्नमेंट फिर एक रेट सेट कर देता है कि इस करेंसी के अकॉर्डिंग ये रेट है, इसके अकॉर्डिंग ये रेट है, आज से ये रेट चलेगा। तो गवर्नमेंट क्या कर देगा, एक फिक्स्ड रेट लगा देगा। तो मींस अभी तक दो एक्सचेंज रेट सिस्टम पड़े हैं, फ्लोटिंग और फिक्स्ड। फ्लोटिंग जो है वो कौन करेगा जी, मार्केट फोर्सेस लगाएंगे, और फिक्स्ड गवर्नमेंट की तरफ से आपको रेट फिक्स करके दे दिया जाता है। अच्छा, अगर गवर्नमेंट की तरफ से एक रेट फिक्स करके दे दिया जाए, उसका फायदा क्या है, वो कहते हैं कि अवॉइड डैमेजिंग स्पेकुलेशन अगेंस्ट द करेंसी, अवॉइड डैमेजिंग स्पेकुलेशन अगेंस्ट द करेंसी। अब अगर आपने किसी को कोई ऑर्डर दिया और आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया बायर के किसी पर्सन के साथ, आपने कहा कि जी मैं आपसे ये प्रोडक्ट खरीद के ले जाऊंगा और हफ्ते बाद पैसे दूंगा, तो कहते हैं ठीक है, हफ्ते बाद जो रेट होगा वो आप उसके अकॉर्डिंग पैसे दे दीजिएगा। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग उससे मान भी लेते हैं, तो क्या पता कि करेंसी उस दिन अप हुई हो या डाउन हुई हो, तो हमारे पैसे अच्छे खासे या बच जाएंगे या हमें मिल जाएंगे, बचत हो जाएगी। अगर बचत होगी तो इससे डैमेज कौन होगा, सप्लायर। अगर हमें पड़ेगी तो इससे डैमेज कौन होगा, बायर। तो कहते हैं एक फायदा होता है कि अगर रेट फिक्स कर दिया जाए ना, आप जब भी पैसे पे करें आपने उसी रेट पे ही पैसा पे करना है, तो डैमेजेस से आपको बचा देती है गवर्नमेंट अगर ये रेट फिक्स कर दे। दूसरा, प्रमोट्स फ्री ट्रेड एज इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर आर रिलीज्ड फ्रॉम एक्सचेंज रेट रिस्क। मींस कि जब रेट फिक्स कर दिया गया है तो फिर आप हर तरह से महफूज है।